5, 4, 3, 2, 1। मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर प्रायः आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतंत्रात्मक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबद्ध हैं वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थीं, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनैतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने में काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांव तले रौंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयां हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए हैं। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को निस्संग भाव से स्वीकार करना चाहिए, उन्हें चुनौतियां समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी अनुकूल हों, कठिनाइयां आएंगी ही, और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश, वे देश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए कठिनाइयां तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह प्रश्न सबसे ऊपर हुआ करता था कि क्या कोलकाता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी समाचार पत्रों में तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती थीं कि क्या भारत जीवित बचा रह सकेगा। मान्य साथियों,
मैं नहीं सोचती कि आज कोई भी भारत के बारे में ऐसा संदेह प्रकट कर सकता है। लोग जानते हैं कि हमारी बुनियाद अब कितनी मजबूत है और उन्हें यह भी पता है कि हम अब अस्तित्व की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही बात मैं कोलकाता के बारे में भी कहना चाहूँगी। राज्यपाल जी ने ऐसे कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई है जो हाथ में लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं और इनमें बड़ी संख्या में जनता का सहयोग प्राप्त है। पिछले 2 वर्षों से पुनर्निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। निसंदेह समस्याएं इतनी विकराल हो चुकी थीं कि उनके समाधान के प्रयास का परिणाम तत्काल नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ठोस काम शुरू हुआ है और वह चलता रहेगा। पिछला वर्ष हमारे लिए निसंदेह एक कठिन वर्ष था और सबसे ज़्यादा गरीबी में गुजर करने वालों को, बंधी आमदनी वालों को तथा काम वाले क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अनेक कारणों से उत्पादन में गिरावट आई। बंगाल में इसकी विशेष वजह थी, लेकिन देश के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति रही, बिजली की कटौती करनी पड़ी और जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा है, रक्षा और विकास खर्चों के साथ साथ हमें राहत खर्चों का भार भी उठाना पड़ा। सरकारी घाटा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि इनके कारण देश भर में मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी जितनी वास्तविक रूप में हुई है। और मैं जानती हूँ कि यह कहना सही नहीं होगा कि संपूर्ण व्यवसायी वर्ग ऐसा आचरण कर रहा है जिससे कीमतें बढ़ें तथा उनमें से अधिकांश ईमानदार और सीधे साधे नागरिक हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कठिन स्थिति से बेकार का लाभ उठाया है। कुछ बड़े विक्रेताओं ने मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए और सभी जगह यह प्रवृत्ति देखने में आई। इसी प्रकार मिलावट भी सभी जगह देखने में आती है। ऐसी स्थितियों को देखने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि रोज की आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना काम नहीं चलेगा
और इसको चालू रखने के लिए हमें भंडार बनाने के प्रभावशाली तरीके अपनाने होंगे।